कहानी की शुरुआत एक घने और सुनसान जंगल से होती है, जहां मैडी अकेली एक लकड़ी के घर में रहती है। मैडी एक जानी मानी सस्पेंस नॉवेल राइटर है। बचपन में हुई एक गंभीर बीमारी की वजह से उसने अपनी सुनने और बोलने की क्षमता पूरी तरह खो दी थी, यानी वो गूंगी और बहरी थी। लेकिन इस कमी ने उसे कमजोर बनाने के बजाय और ज्यादा मजबूत बना दिया। उसकी बुद्धि और कल्पना शक्ति कमाल की हो गई थी। नई किताब लिखने के लिए प्रेरणा पाने की खातिर मैडी शहर की भीड़-भाड़ और शोरगुल से दूर इस जंगल में आकर रहने लगी थी। वहां उसके साथ सिर्फ उसका पालतू काला बिल्ली का बच्चा रहता था, जिसका नाम था ब्लैकी। एक शाम उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसकी बड़ी फैन सारा हमेशा की तरह उससे मिलने आती है। दोनों इशारों की भाषा में काफी देर तक बातें करती हैं। सारा मैडी की नई किताब के अंत को लेकर बहुत उत्साहित होती है और उसे लगातार मोटिवेट करती रहती है। लेकिन अच्छी बातें ज्यादा देर तक नहीं टिकती। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और सारा घर लौटने के लिए निकल जाती है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक बेहद डरावना हादसा होता है। सारा, जो अब तक अपने घर पहुंच जानी चाहिए थी, अचानक खून से लथपथ हालत में वापस मैडी के घर के पीछे वाले दरवाजे तक भाग कर आती है। वह बुरी तरह डरी हुई होती है, पूरी ताकत से कांच के दरवाजे को पीटते हुए मदद के लिए चिल्ला रही होती है। लेकिन मैडी की पीठ दरवाजे की तरफ होती है और वह कुछ भी सुन नहीं सकती। इसलिए वह आराम से अपना काम करती रहती है और उसे पीछे हो रही इस भयावह घटना का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। तभी अंधेरे से एक आदमी बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर सफेद डरावना मास्क है और हाथ में एक बड़ा शिकारी चाकू। फिलहाल हम उसे सांग ब्याओ कहेंगे। वह बिना कुछ बोले सारा के बाल पकड़ लेता है और उसके पेट में बार बार चाकू घोंप देता है। कुछ ही सेकंड में सारा की दर्दनाक मौत हो जाती है। उसके बाद वह चाकू निकालकर दरवाजे के फ्रेम पर जोर से मारता है। जंगल की खामोशी में यह आवाज बहुत तेज गूंजती है, लेकिन घर के अंदर मौजूद मैडी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। सारा को मारने के बाद वह आदमी वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर कांच के उस पार खड़ी मैडी पर पड़ती है। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी जोर जोर की आवाजों और हलचल के बावजूद इस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तक क्यों नहीं। अपने शक को पक्का करने के लिए वह खून से सना हुआ मुक्का कई बार कांच पर मारता है, लेकिन मैडी फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। अब उसे समझ आ जाता है कि मैडी सच में बाहरी है। यह जानकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक और विकृत मुस्कान फैल जाती है। वह तुरंत घर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता। पहले सारा की लाश को घसीटकर छिपा देता है और यहीं से शुरू होता है एक खौफनाक शिकार का खेल। इसके बाद मैडी वापस अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है और अपनी किताब का अंत लिखने में लग जाती है। तभी वह आदमी चुपचाप पीछे का खुला दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस आता है। वह बिना कोई आवाज किए मैडी के पीछे खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच मुश्किल से आधा मीटर का फासला होता है। वह जानबूझकर अपने चाकू को धातु की कुर्सी से रगड़ता है ताकि तेज आवाज निकले, लेकिन मैडी को उसका कोई एहसास नहीं होता। उसी समय कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी बहन की वीडियो कॉल आ जाती है। कॉल देखते ही वह आदमी तुरंत कैमरे की नजर से बचकर एक कोने में छिप जाता है। इशारों की भाषा में बात करते हुए मैडी की बहन अचानक कुछ अजीब नोटिस करती है। उसे लगता है कि अभी अभी मैडी के पीछे कोई काली परछाई तेजी से गुजरी है। वह पूछती है, मैडी, तुम्हारे पीछे अभी कौन था? मैडी पीछे मुड़कर खाली गलियारे को देखती है और मुस्कुराकर जवाब देती है कि शायद उसका बिल्ली का बच्चा फिर से शरारत कर रहा होगा। कॉल खत्म होने के बाद वह पूरे घर में बिल्ली को ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। आखिरकार वह दरवाजे में थोड़ा सा गैप छोड़ देती है ताकि बिल्ली वापस आ सके और फिर से कंप्यूटर पर बैठ जाती है। लेकिन अब कहानी एक और ज्यादा डरावने मोड़ पर पहुंचने वाली थी। कुछ देर बाद अचानक मैडी के कंप्यूटर पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसी समय उसके फोन पर भी कुछ तस्वीरें पहुंचती हैं। वह जैसे ही उन तस्वीरों को खोलती है, उसके शरीर का खून मानो जम जाता है। पहली तस्वीर में वह खुद दिखाई देती है, जब कुछ मिनट पहले वह घर में अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी। दूसरी तस्वीर में भी वही अलग कमरे में नजर आ रही होती है, लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर आखिरी थी। उसमें मैडी ठीक उसी समय कंप्यूटर के सामने बैठी हुई दिखाई दे रही थी जब वह तस्वीर देख रही थी, यानी जिसने तस्वीर खींची थी वह अभी भी उसके बेहद करीब मौजूद था। अब मैडी को समझने में देर नहीं लगती कि कोई अजनबी उसके घर में घुस चुका है, उसका फोन चुरा चुका है और इस वक्त बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा है। कांपते हुए वह तस्वीर के एंगल को देखकर मुख्य दरवाजे की तरफ नजर घुमाती है। तभी उसे अंधेरे में खड़ा वही मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। वह मुस्कुराते हुए उसके फोन को अपने हाथ में लहरा रहा होता है। खतरे को सामने देखकर मैडी तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ती है और पूरी ताकत से उसे लॉक कर देती है, लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वह आराम से घर के चारों ओर घूमता है और दूसरे खुले रास्तों की तलाश करने लगता है। मैडी मजबूर
मजबूर होकर घर की हर खिड़की और दरवाजे को एक एक करके बंद करने लगती है। वह किसी गोलकीपर की तरह पूरे घर में दौड़ रही होती है ताकि हत्यारा अंदर न घुस सके। जब उसे लगता है कि फिलहाल सभी रास्ते बंद हो चुके हैं तो वह तुरंत कंप्यूटर की तरफ भागती है और इंटरनेट के जरिए पुलिस को मैसेज भेजने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह संदेश भेजने वाली होती है, अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। बाहर खड़े उस आदमी ने मुख्य बिजली का स्विच बंद कर दिया था। कुछ ही सेकंड में वाईफाई राउटर भी बंद हो जाता है और इंटरनेट पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब मैडी के पास न बिजली बची थी, न इंटरनेट और न ही उसका फोन। वह सचमुच दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थी। इसके बाद वह आदमी उसके सामने एक और खौफनाक काम करता है। वह बाहर खड़ी मैडी की कार के चारों टायर चाकू से फाड़ देता है। अब अगर मैडी किसी तरह घर से निकल भी जाए तो उसके पास भागने का कोई साधन नहीं बचा था। उसके बच निकलने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका था। चारों तरफ से घिर चुकी मैडी आखिर एक नई कोशिश करने का फैसला करती है। वह सोचती है कि शायद बातचीत करके इस आदमी को जाने के लिए मनाया जा सकता है। अंधेरे में वह एक लिपस्टिक ढूंढती है और कांच के दरवाजे पर कांपते हाथों से लिखती है, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है। अगर तुम अभी चले जाओगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और मेरा बॉयफ्रेंड भी बस आने ही वाला है। ताकि वह आदमी साफ साफ पढ़ सके, मैडी टॉर्च से उन शब्दों पर रोशनी डालती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने खड़ा इंसान कोई सामान्य अपराधी नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक साइको था। वह आदमी लिखी हुई बात पढ़ता है और फिर धीरे धीरे अपने चेहरे से मास्क उतार देता है। पहली बार मैडी उसकी असली शक्ल देखती है। चेहरे पर दाढ़ी के बाल, ठंडी आंखें और बिल्कुल भावनाहीन चेहरा। वह कांच के पास आकर अपने होंठों को धीरे धीरे हिलाता है ताकि मैडी उसे पढ़ सके। मुझे पता है कि तुम होंठ पढ़ सकती हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम अकेली रहती हो। तुम बाहरी और गूंगी हो। ये शब्द पढ़ते ही मैडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस आदमी ने सिर्फ उसके घर में घुसपैठ ही नहीं की थी बल्कि उसके बारे में पूरी जानकारी भी जुटा रखी थी। इतना कहकर वह अंधेरे जंगल में गायब हो जाता है। मैडी डर के मारे जमीन पर बैठ जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद खुद को संभाल लेती है। वह समझ चुकी थी कि अगर जिंदा रहना है तो उसे खुद ही लड़ना होगा। वह तुरंत रसोई में जाती है और जो भी चीज हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती थी, जैसे बड़ा चाकू और हथौड़ा, सब अपने साथ ले लेती है। फिर वह ऊपर वाले कमरे में भागती है, भारी अलमारी को दरवाजे के सामने लगाकर रास्ता बंद करती है और खुद कमरे के एक कोने में बैठकर हथियार कसकर पकड़ लेती है। तभी अचानक खिड़की पर जोर जोर से ठक ठक होने लगती है। मैडी डरते हुए खिड़की की तरफ देखती है और जो नजारा उसे दिखाई देता है उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। खिड़की के बाहर उसकी दोस्त सारा खड़ी थी, लेकिन वह जिंदा नहीं थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और शरीर बिल्कुल निश्चल था। असल में अंधेरे में छिपा वह हत्यारा सारा की लाश को कठपुतली की तरह पकड़कर खिड़की पर मार रहा था। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की लाश को इस तरह इस्तेमाल होते देखकर मैडी टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान उसे अचानक एक जरूरी बात याद आती है। जब सारा शाम को उसके घर आई थी तब उसका फोन उसकी जीन्स की पिछली जेब में था। अगर किसी तरह वह फोन मिल जाए तो शायद वह पुलिस को खबर कर सकती है। और यही सोचकर मैडी एक बेहद जोखिम भरी योजना बनाने का फैसला करती है। मैडी को एहसास हो जाता है कि सारा का फोन ही उसकी आखिरी उम्मीद है। वह तुरंत अपनी कार की चाबी निकालती है और उसमें मौजूद अलार्म बटन को बार बार दबाने लगती है। अगले ही पल कार का तेज अलार्म पूरे जंगल में गूंज उठता है। योजना काम कर जाती है। बाहर छिपा हुआ हत्यारा उस आवाज की तरफ ध्यान देने लगता है और कार की तरफ बढ़ जाता है। मैडी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वह धीरे से खिड़की खोलती है और बाहर झुककर सारा की लाश की जेबों में फोन ढूंढने लगती है। वह एक एक जेब टटोलती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक वह आदमी वापस लौट आता है। उसे समझ आ गया था कि मैडी ने उसे चाल से दूर भेजा था। गुस्से में वह खिड़की तक दौड़ता है और मैडी का हाथ पकड़ लेता है। अब दोनों के बीच खिड़की के पास जानलेवा संघर्ष शुरू हो जाता है। ताकत के मामले में मैडी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। हत्यारा लगभग खिड़की तोड़कर अंदर घुसने ही वाला था, लेकिन मैडी हार नहीं मानती। वह पास रखा हथौड़ा उठाती है और पूरी ताकत से उसके हाथ पर दे मारती है। दर्द से वह आदमी जोर से चीख पड़ता है और तुरंत पकड़ छोड़ देता है। मैडी बिना एक सेकंड गंवाए खिड़की बंद करके लॉक कर देती है। हाथ में लगी चोट से तिलमिलाया हुआ हत्यारा गुस्से से पागल हो जाता है। वह अपने घाव पर पट्टी बांधते हुए जेब से सारा का फोन निकालता है और मैडी को दिखाकर उसका मजाक उड़ाता है। फिर वह सारा की बाली भी निकालकर हवा में लहराता है। तभी मैडी को समझ आता है कि वह पहले से ही उसकी योजना भांप चुका था। उसने जानबूझकर सारा का फोन अपने पास रख लिया था। अब पुलिस को बुलाने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैडी अभी भी हार मानने वाली नहीं थी। कुछ देर बाद वह घर के सामने वाले हिस्से से चुपके से बाहर निकलती है और लकड़ी के बने फर्श के नीचे छिप जाती है। उसका इरादा था कि मौका मिलते ही वह जंगल पार करके सारा के घर पहुंचे और मदद मांगे। क्योंकि वह सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपना हाथ लकड़ी के फर्श पर रखा हुआ था ताकि कंपन महसूस करके हत्यारे की चाल समझ सके। कुछ देर बाद कंपन बंद हो जाते हैं
मैडी को लगता है कि अब रास्ता साफ है। वह धीरे धीरे बाहर निकलती है और जंगल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक तेज चीज उसके सिर के पास से गुजरती है। एक भारी क्रॉसबो से छोड़ा गया तीर उसके सिर को छूता हुआ पीछे पेड़ में जा धंसता है। मैडी दंग रह जाती है। वह आदमी न जाने कहां से एक खतरनाक क्रॉसबो ले आया था और किसी शिकारी की तरह ऊंचाई पर खड़ा उसे निशाना बना रहा था। अब बाहर रहना मौत को बुलावा देने जैसा था। मैडी मजबूर होकर फिर से घर के अंदर लौट आती है। अब उसे समझ आ चुका था कि नीचे रहकर वह सिर्फ शिकार बन रही है, इसलिए वह एक नई योजना बनाती है। वह टॉर्च लेकर ऊपर छत वाले प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती है। वहां पहुंचकर जानबूझकर कुछ आवाज जैसी हरकत करती है और फिर टॉर्च को दूर झाड़ियों की तरफ फेंक देती है। अंधेरे में चमकती टॉर्च देखकर हत्यारे को लगता है कि मैडी खिड़की से कूदकर भाग गई है। वह तुरंत क्रॉसबो लेकर झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है। मैडी की चाल सफल हो जाती है। वह जल्दी से छत से नीचे उतरने लगती है ताकि दूसरी दिशा से निकल सके, लेकिन उसे क्या पता था कि यह आदमी उससे भी ज्यादा चालाक है। असल में वह उसकी चाल समझ चुका था। जैसे ही मैडी सीढ़ी से आधी नीचे उतरती है, अंधेरे में छिपे हत्यारे की तरफ से एक तीर छोड़ा जाता है। अगले ही पल वह तीर सीधे उसकी जांघ में जा धंसता है। मैडी दर्द से तड़प उठती है। घाव से खून तेजी से बहने लगता है। दर्द इतना भयानक था कि वह लगभग नीचे गिर ही जाती। दूसरी तरफ हत्यारा बेहद खुश नजर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह मैडी को मारना नहीं बल्कि उसके डर और दर्द का आनंद लेना चाहता हो। अब वह तेजी से सीढ़ी चढ़कर ऊपर आने लगता है ताकि इस बार काम हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन इसी पल मैडी अपनी जिंदगी की सबसे बहादुर चाल चलती है। जैसे ही वह आदमी ऊपर पहुंचता है, मैडी अचानक पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ती है। वह उसके हाथ से क्रॉसबो छीन लेती है और जोरदार लात मारकर उसे दूसरी मंजिल से नीचे गिरा देती है। हथियारा नीचे जमीन पर बुरी तरह गिरता है। मैडी सोचती है कि अब उसी के हथियार से उसे खत्म कर दिया जाए, लेकिन उसकी जांघ बुरी तरह घायल हो चुकी थी। भारी क्रॉसबो को खींचने की ताकत उसमें नहीं बची थी। वह कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं होती। उधर कुछ ही पलों बाद वह आदमी फिर से लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। अब मैडी के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह वापस घर के अंदर भागती है और बाथरूम में जाकर अपने घाव का इलाज करने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सारा का बॉयफ्रेंड जॉन काफी देर तक उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन जब वह घर नहीं लौटती तो उसे चिंता होने लगती है। आखिरकार वह उसे ढूंढते ढूंढते मैडी के घर तक पहुंच जाता है। बाहर खड़े होकर वह कई बार आवाज लगाता है, लेकिन मैडी तो सुन ही नहीं सकती थी, इसलिए उसे जॉन के आने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तभी जॉन की नजर कांच के दरवाजे पर लिपस्टिक से लिखे हुए उस संदेश पर पड़ती है। साथ ही उसे आसपास खून के निशान भी दिखाई देते हैं। ये सब देखकर उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह बिना समय गंवाए अपना फोन निकालता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंधेरे में छिपा हुआ हत्यारा बाहर निकल आता है। वह सिर्फ एक साइको किलर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक इंसान भी था। टॉर्च की रोशनी जॉन पर डालते हुए वह पुलिस अधिकारी की तरह चिल्लाता है, रुको, हाथ ऊपर करो। अचानक हुए इस घटनाक्रम से जॉन घबरा जाता है और जल्दी से बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड सारा को ढूंढने आया है। हत्यारा उसका आईडी कार्ड देखने का नाटक करता है और फिर बड़ी सफाई से झूठी कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है कि वह नया पुलिस ऑफिसर है और इलाके में घुसपैठ की शिकायत मिलने पर यहाँ आया था, लेकिन यहाँ पहुंचते ही किसी अज्ञात आदमी ने उस पर हमला कर दिया, उसका फोन, बटुआ और यहाँ तक कि उसकी सर्विस पिस्टल भी छीन ली। फिर वह जॉन से कहता है कि उसे मुख्यालय से संपर्क करना है, इसलिए अपना फोन दे दो। उसकी बात इतनी भरोसेमंद लगती है कि जॉन पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफी हद तक उस पर यकीन कर लेता है और अपना फोन उसके हवाले कर देता है। हत्यारा कुछ देर फोन पर बात करने का नाटक करता है और फिर बड़ी आसानी से उसे अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन तभी उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है। जेब में हाथ डालते समय एक चीज नीचे गिर जाती है। जॉन नीचे देखता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह सारा की बाली थी, वही बाली जो उसने खुद उसके जन्मदिन पर उसे गिफ्ट की थी। उसी पल जॉन सब समझ जाता है। सामने खड़ा आदमी कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड का हत्यारा है। लेकिन वह यहीं नहीं रुकता। वह अपने भारी चमड़े के जूते से मैडी की उंगलियों पर पूरी ताकत से पैर रख देता है। हड्डियां टूटने की भयानक आवाज गूंज उठती है। दर्द इतना भयानक था कि मैडी का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसका मुंह खुला रह जाता है और वह पूरी ताकत से चीखना चाहती है, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकलती। हत्यारा कुछ देर बाद जानबूझकर अपना पैर हटाता है और होंठ हिलाते हुए कहता है, अब ये खेल खत्म होने वाला है, मैं अंदर आ रहा हूँ। मैडी दर्द से लगभग टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपनी बची हुई ताकत से दरवाजे को फिर से लॉक कर देती है। फिर अपनी बुरी तरह कुचली हुई दाहिनी हथेली की तरफ देखती है। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां सिर्फ गुस्सा और हत्या का जवाब देने का इरादा दिखाई दे रहा था। वह अपने घायल हाथ से बहते खून को उंगलियों पर लगाती है और कांच के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखती है, डरपोक।
ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह सीधे हत्यारे के अहंकार पर हमला था। एक ऐसा आदमी जो खुद को ताकतवर शिकारी समझता था, उसे एक घायल, बाहरी और गूंगी लड़की ने डरपोक कह दिया था। यह पढ़ते ही वह पूरी तरह पागल हो जाता है। गुस्से में वह अपनी कार के पास भागता है और वहां से एक भारी लोहे की रॉड उठा लाता है। फिर पूरी ताकत से कांच के दरवाजे पर वार करना शुरू कर देता है। मैडी समझ चुकी थी कि अब आखिरी मुकाबला करीब है। वह शांत होकर अपने कंप्यूटर के पास बैठती है और तेजी से टाइप करना शुरू कर देती है। वह लिखती है, वह आदमी लंबा है, गोरा है, चेहरे पर दाढ़ी है, उसके दाएं कंधे में तीर का घाव है और बाएं हाथ पर हथौड़े की चोट लगी हुई है। अगर मैं मर जाऊं तो यह जानकारी पुलिस तक पहुंचा देना। इसके बाद वह अपने परिवार के लिए भी एक संदेश लिखती है, मम्मी, पापा, बहन, मैं आप सबसे प्यार करती हूँ। अगर मैं मर जाऊं तो याद रखना कि मैंने आखिरी पल तक लड़ाई लड़ी थी, मैं डर कर नहीं मरी। यह सिर्फ एक सुसाइड नोट नहीं था, यह उसके संघर्ष का ऐलान था। संदेश लिखने के बाद मैडी एक तेज फल काटने वाला चाकू उठाती है और घर के बाथरूम में जाकर छिप जाती है। उसे पता था कि उसकी हालत अब सीधी लड़ाई लड़ने लायक नहीं रही। उसकी जांघ में तीर लगा था, हाथ टूट चुका था और काफी खून भी बह चुका था। इसलिए वह जगह का फायदा उठाकर घात लगाने का फैसला करती है। लेकिन हत्यारा भी कम चालाक नहीं था। वह मुख्य दरवाजे से अंदर आने के बजाय घर के दूसरे हिस्से से चढ़कर ऊपर वाली खिड़की से अंदर घुस जाता है। फिर बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे बाथरूम तक पहुंच जाता है। मैडी का पूरा ध्यान बाथरूम के दरवाजे पर था। क्योंकि वह सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके ठीक पीछे खड़ी है। हत्यारा चुपचाप बाथटब के अंदर खड़ा होकर उसे देखने लगता है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल जाती है। उसे लगता है कि अब खेल खत्म हो चुका है। वह धीरे धीरे झुकता है और मैडी की गर्दन के पास गर्म सांस छोड़ता है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जैसे ही गर्म हवा मैडी की गर्दन से टकराती है, उसका शरीर तुरंत खतरा महसूस कर लेता है। बिना एक पल गंवाए वह नीचे झुककर पलटती है और हाथ में पकड़ा चाकू पूरी ताकत से हत्यारे के घुटने में घोंप देती है। चाकू सीधे उसकी घुटने की हड्डी के पास धंस जाता है। दर्द से वह जोरदार चीख मारता है। मैडी इस मौके का फायदा उठाकर बाथरूम से बाहर निकलती है और लंगड़ाते हुए लिविंग रूम की तरफ भागने लगती है। लेकिन अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। जांघ का घाव, टूटा हुआ हाथ और लगातार बहता खून उसकी ताकत खत्म कर चुका था। वह कुछ कदम ही दौड़ पाती है कि अचानक उसके पैर जवाब दे देते हैं। वह जोर से फर्श पर गिर पड़ती है। उसकी नजर धुंधली होने लगती है। दूसरी तरफ घायल होने के बावजूद हत्यारा फिर से उठ खड़ा होता है और लंगड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब उसे लगता है कि आखिरकार वह इस लड़की को खत्म कर देगा। फर्श पर गिरी मैडी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसकी जांघ में तीर का गहरा घाव था, हाथ की उंगलियां बुरी तरह टूट चुकी थीं और लगातार खून बहने की वजह से उसका शरीर जवाब देता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा था। दूसरी तरफ घायल हत्यारा लंगड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और हत्या की प्यास दिखाई दे रही थी। वह अपने हाथ में चाकू उठाता है और मैडी को खत्म करने के लिए आखिरी वार करने की तैयारी करता है। लेकिन ठीक उसी पल मैडी की नजर रसोई के पास रखे एक बड़े कीटनाशक स्प्रे पर पड़ती है। अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर वह उसे उठाती है और सीधे हत्यारे के चेहरे पर स्प्रे करना शुरू कर देती है। तेज केमिकल उसकी आंखों में भर जाता है। दर्द और जलन से वह तड़प उठता है। उसके हाथ से चाकू छूट जाता है और वह अपनी आंखें पकड़कर जमीन पर गिर पड़ता है। मैडी यहीं नहीं रुकती। वह तुरंत पास रखा एक हाई वॉल्यूम स्मोक अलार्म उठाती है और उसका टेस्ट बटन दबा देती है। अगले ही पल पूरे घर में बेहद तेज और कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजने लगती है। अलार्म की आवाज इतनी तेज थी कि किसी भी सामान्य इंसान के कान सुन्न हो सकते थे। लेकिन यही वह पल था जब मैडी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जो आवाज बाकी लोगों के लिए असहनीय थी, उसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर भी हत्यारा शारीरिक रूप से उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। दर्द और शोर के बावजूद वह अचानक मैडी पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर दबा देता है। अगले ही पल उसके दोनों हाथ मैडी की गर्दन पर कस जाते हैं। वह पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगता है। मैडी छूटने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम हो चुकी थी। धीरे धीरे उसके शरीर से ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसी दौरान उसके दिमाग में कई तस्वीरें घूमने लगती हैं। उसे अपने माता पिता की मुस्कान याद आती है, अपनी बहन के साथ बिताए पल याद आते हैं, सारा की दोस्ती याद आती है और जॉन की कुर्बानी भी। लेकिन मरने से ठीक पहले उसके अंदर जीने की आखिरी चाह फिर जाग उठती है। संघर्ष करते हुए उसकी उंगलियां किसी ठंडी धातु की चीज से टकराती हैं। वह एक मेटल का वाइन ओपनर था, जिसे शाम को वाइन की बोतल खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मैडी अपनी बची हुई सारी ताकत एक जगह इकट्ठा करती है। फिर बिना एक सेकंड गंवाए उस वाइन ओपनर को उठाकर सीधे हत्यारे की गर्दन में घोंप देती है। नुकीला धातु का हिस्सा उसकी गर्दन की मुख्य नस में धंस जाता है।
अगले ही पल खून तेज दबाव के साथ बाहर निकलने लगता है। हत्यारे की आंखें फैल जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की को वह पूरी रात कमजोर समझता रहा वही उसकी मौत का कारण बनने वाली है। उसके हाथ धीरे धीरे मैडी की गर्दन से ढीले पड़ने लगते हैं। कुछ ही पलों बाद उसका शरीर पूरी तरह निढाल होकर जमीन पर गिर जाता है। आखिरकार वह साइको किलर जो लोगों को मारने में मजा लेता था, एक ऐसी लड़की के हाथों मारा जाता है जिसे वह सबसे कमजोर समझ रहा था। काफी देर तक मैडी वहीं पड़ी रहती है। फिर वह धीरे धीरे उठती है और हत्यारे की जेब से अपना फोन निकालती है। कांपते हाथों से वह 911 पर कॉल लगाती है। वह कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए फोन पर कोई शब्द नहीं कहती, बस कॉल चालू छोड़ देती है ताकि दूसरी तरफ मौजूद लोग समझ सकें कि कुछ गंभीर हुआ है। इसके बाद वह अपने घायल शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे उस डरावने लकड़ी के घर से बाहर निकलती है। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, शरीर पर अनगिनत चोटें थीं और चलना भी मुश्किल हो रहा था। आखिरकार वह घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठ जाती है। उसके आसपास अब भी वही जंगल था, वही रात थी, वही खामोशी थी। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब उस खामोशी में डर नहीं था, अब वहां सिर्फ सुकून था। जिंदा बच जाने का सुकून, अपने लिए लड़ने का गर्व और यह एहसास कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, इंसान आखिरी सांस तक लड़ सकता है। फिल्म के अंत में यही संदेश सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। जब दुनिया आपको कमजोर समझे, जब हर रास्ता बंद नजर आए और जब सामने सिर्फ अंधेरा दिखाई दे, तब भी हार मान लेना जरूरी नहीं होता। मैडी ने आखिरी पल तक लड़ाई लड़ी और इसी वजह से वह जिंदा बच पाई। यही वजह है कि यह फिल्म आज भी सबसे बेहतरीन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्मों में गिनी जाती है।